ख्याल रखिएगा और दवाई टाइम पे ले लेना। मैं कुछ समय तक वापस लौट आऊंगा। मेरे चिंटू को छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करना पड़ रहे हैं। चिंटू मेरी वजह से इतनी मुश्किल में रहता है। मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैं बीमार हुआ था तो आपने भी तो मेरा हर तरह से ख्याल रखा था। अब आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपसे निराश हो जाऊंगा। बेटा, पड़ोस में नीलो का बेटा भी तो स्कूल जाता है और स्कूल से आकर खेलता रहता है, और तुम सुबह शाम काम करते रहते हो। मेरे लाडले, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चिंटू जब चील के घर पहुंचता है तो चील इसे बहुत डांटती है। टाइम देखा है क्या? अब तुम कहाँ से मुंह उठा कर आ रहे हो? तुम्हारा रोज कोई ना कोई नया बहाना होता है। भाई, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर आइंदा काम पर लेट आए ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काम से निकाल दूंगी। नहीं मैडम साहबा, मुझे काम से मत निकालिएगा। मुझे आज के लिए क्षमा दे दे। मैं अब कभी भी लेट नहीं आऊंगा। मैडम साहबा, वो मेरी मामा। बस बस, मुझे पता है आज फिर कोई बहाना सोच कर आए होंगे। चलो काम पे लग जाओ। सुबह से सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं और कोई चीज आगे पीछे ना करना, फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं दीवारों से टकरे मारती फिरूंगी। जी मैडम साहबा, जैसे आपका हुक्म। मैडम जी, मैंने आपसे भोजन के बारे में बात करनी थी। इस दफा आप मुझे महीना खत्म होने से पहले ही भोजन दे देती, क्योंकि भोजन देकर मामा की मेडिसिन लेनी थी और पिछले 2 महीनों का भोजन भी तो बाकी है। एक तो मैं तुम्हारी मामा से बहुत तंग आ गई हूँ। उस बीमार चिड़िया ने बहुत समय तक इस दुनिया में ऐश कर ली। तुम ऐसा करो, एक दिन उनका गला दबाकर मार दो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अगर गला दबाने वाला काम मुश्किल लग रहा है तो मैं कोई और उपाय बता देती हूँ। बस मैडम साहबा, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा। ऐसी बात करने का राइट किसने दिया है आपको? मुझे समझ नहीं आती आप अमीर पक्षियों की। इतना पढ़ लिख के भी जहलों जैसी बातें करते हैं। भगवान ने थोड़ी कृपया क्या कर दी? आप जैसे पक्षी तो हवा में उड़ने लगते हैं। और आपकी मामा नहीं है ना, इस वजह से आपको पता नहीं है कि माँ क्या होती है। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? छोटे से हो तुम और अपनी जुबान देखो कितनी लंबी है। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें काम पे रखने का। एक मैं तुम्हें सलाह दूं, ऊपर से तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। ये अपना भोजन पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जान से मार दूंगी। जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे पक्षियों के मुंह लगने का। अपने पैसे और दौलत का इतना भी गुरूर नहीं होना चाहिए। चिंटू वो भोजन लेकर घर आ जाता है। चिंटू, आज चील ने महीने से पहले ही भोजन दे दिया। चलो, अच्छी बात है। बाकी महीनों का हिसाब भी चुकता कर दिया। अब हमारे चंद महीने आराम से गुजरेंगे। चिंटू, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? पहले जब भोजन मिलता था तुम तो पूरे जंगल में खुशी मनाते थे कि आज हमें भोजन मिला है, और आज तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? चिंटू, मुझसे तुम्हारी ये शक्ल देखी नहीं जा रही। प्लीज कुछ तो बताओ। यार, मामा पहले ही बीमार रहती हैं। अगर इन्हें बता दिया चील ने मुझे काम से निकाल दिया है तो मामा और ज्यादा बीमार हो जाएंगी। नहीं, मैं उनको कभी नहीं बताऊंगा। नहीं मामा, वो ना आज काम थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए थकावट थोड़ी ज्यादा हो गई, वरना ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं मामा। चलो बेटा, भोजन खाकर थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी रेस्ट करोगे ना तो तुम्हारी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। मामा, आप मेरी छोड़ें, आप अपनी तबीयत का सुनाएं। अब आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मेडिसिन ली थी क्या आपने? हाँ बेटा, लेकिन अब तुम आराम करो। मैं तो सारा दिन लेट लेट के थक जाती हूँ। मैं जरा पड़ोस में राजू के घर जा रही हूँ। चील ने कुछ महीनों के लिए भोजन तो दे दिया है, लेकिन इसके बाद क्या करूँगा? भगवान मेरी तू ही मदद कर। कुछ समय तक सोचने के बाद चिंटू के मन में एक योजना आती है। ऐसा करता हूँ,
जो भोजन पड़ा है उसे बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ। किसी के घर काम करने से तो अच्छा है ना। अगले दिन जब चिंटू काम पर नहीं जाता तो उसकी मामा उससे पूछती है, चिंटू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? तुम्हारे काम पर जाने का तो समय बीत चुका है। नहीं मामा, चील अपनी दीदी के पास किसी काम के लिए गई है, तो उसने मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दी हैं। तो अच्छा बेटा, मैं तो पता नहीं क्या सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। अच्छा बेटा, आज ना मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैं राजू के घर जा रही हूँ। इसकी मामा ने मुझे बुलाया था। चिंटू भोजन बेचकर पानी पूरी का सारा सामान खरीद लाता है और घर आकर अपनी मामा को सारा प्लान बता देता है। बेटा, कभी बच्चों को देखा है कारोबार करते हुए? नहीं, रहने दो तुम। चील ने काम से निकाल दिया तो क्या हुआ, हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे और अब मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूंगी। नहीं मामा, आप नहीं जाएंगी, आप घर पर ही रहेंगी। और रही बात किसी के घर काम करने की, तो मामा, पक्षी बातें अलग करते हैं और काम अलग लेते हैं। चलो बेटा, ये भी करके देख लो, क्या पता भगवान हम पर कृपा ही कर दे। मामा, मुझे बस आपकी दुआओं की जरूरत है, बाकी बस आप देखती जाएं। चिंटू पानी पूरी को पूरे जंगल के पक्षियों में बेचा करता था। सारे पक्षियों को चिंटू की पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट लगती थी, जिससे चिंटू जंगल में इतनी कम उम्र में कारोबार करने वाला चिंटू पानी पूरी के नाम से मशहूर हो गया। अरे, किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? पानी पूरी का यही स्टॉल है। इसी तरह सारा दिन चिंटू के पास ग्राहकों की बहुत भीड़ रहती थी और समय बीतने के साथ साथ चिंटू की मामा और उसके घर के हालात भी सही होने लगे। कुछ समय के बाद चिंटू का शुमार जंगल के अमीर कबीर पक्षियों में होने लगा। चिंटू और उसकी मामा हंसी खुशी समय बिताने लगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। एक जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी समय बिता रहे थे। जंगल में अगर किसी को मुश्किल पेश आती तो वो सेठ कबूतर के पास जाते। सेठ कबूतर बहुत बुद्धिमान था। जो भी उसके पास अपना मसला लेकर आता उसे पूरे न्याय से निपटाता और जंगल के सारे पक्षियों को सेठ कबूतर के फैसलों पर बहुत यकीन होता था। वो जो भी फैसला करते उसके अनुसार सारे पक्षी अमल करते। इस तरह से पक्षियों में झगड़ा भी नहीं होता और आम सहमति से बात भी तय हो जाती। और इसके साथ जंगल में पार्टियों और मुकाबलों वगैरह का प्रणाली भी सेठ कबूतर के पास था। काफी समय बीत गया है, जंगल में सारे पक्षी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हुए। सारे अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। क्यों ना जंगल में एक मैच करवाया जाए। इसी तरह से सारे एक जगह पर इकट्ठे भी हो जाएंगे और सब इंजॉय भी कर लेंगे। जैसा आप कहें कबूतर जी। कबूतर टोकन को ये बात बताकर कहता है, सारे जंगल के पक्षियों तक ये बात पहुंचा दो और जिस पक्षी ने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो अपना नाम लिखवा दे। जंगल वासियों, मेरी घोषणा गौर से सुनो। सेठ कबूतर ने सबके इकट्ठे होने का बंदोबस्त किया है। जंगल में एक फ्लाइंग मैच रखा है। जिस पक्षी ने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो इस दरख्त के नीचे आकर अपना नाम लिखवा दे और बाकी जंगल के पक्षी फ्लाइंग मैच देखने के लिए जरूर आएं। और जो इस मैच में जीतेगा उसे सेठ कबूतर की तरफ से घर इनाम में मिलेगा। ये सुनकर कालू के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। नीलो, ये घोषणा किस चीज की हो रही है? काफी देर से ये बोल रहा है, कोई अहम घोषणा ही बता रहा होगा। कालू जी, सेठ कबूतर ने जंगल में एक फ्लाइंग मैच रखा है। जिसने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो अपना नाम लिखवा दे। नीलो, मैच में हार जीत तो होती है और जीतने वाले के लिए सेठ कबूतर ने क्या इनाम रखा है? सेठ कबूतर की तरफ से जीतने वाले को एक घर इनाम में दिया जाएगा। वाह, सेठ कबूतर ने क्या बढ़िया इनाम रखा है। नीलो, मैं इस मैच में हिस्सा ले लूं क्या? इसके बदले में हमें घर भी मिल जाएगा। कालू, मुझे पता है तुम घर के लालच में हिस्सा ले रहे हो ना। इतना तेज उड़ लोगे क्या? नीलो,
तुम मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब ले जाती हो। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाती हो। तुम मुझे हौसला देने के बजाय मेरी नीयत पर शक कर रही हो। तुम मेरे साथ हमेशा गलत ही करती हो। आखिर जो भी हो, क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? नहीं कालू जी, मैं आपको पूरी बात पे समझाती हूँ ताकि आपको किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। आप खुद बताएं, कितना समझाती हूँ आपको। आपने कभी एक भी बात मानी है मेरी? हमेशा एक कान से डालकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा नीलो, छोड़ो इन बातों को, मेरे साथ चलो और टोकन के पास नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। चलो कालू जी, आप अपना ये शौक भी पूरा कर ले। मैं भी देखूं कि मुफ्त का भोजन खाने वाले के परों में कितनी शक्ति है। कालू और नीलो टोकन के पास नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। टोकन भैया, मेरे पति का भी नाम लिख लो, ये भी मैच में हिस्सा लेंगे। अच्छा नीलो जी, मैं लिखता हूँ, लेकिन बाद में नाम काटा नहीं जाएगा। ये ना हो कि कालू जी का इरादा बदल जाए। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए भी कालू जी को रोज इस ग्राउंड में आना पड़ेगा। कालू, सुन रहे हो ना टोकन क्या कह रहा है? हाँ नीलो, सुन लिया है। टोकन, क्या मैं तुम्हें ऐसा नजर आता हूँ? एक दफा नाम लिखवाने के बाद नाम कटवा दूंगा। तुम मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया, लड़ने ही लग गए हो तुम मुझसे। मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मैच के अनुदेश के बारे में आगाह कर रहा था। ऊपर से चील के आने के थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ गई। टोकन भैया, मेरा नाम भी लिख लें, मैं भी इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लूंगी। ये नन्ही चिड़िया भी मुकाबले में हिस्सा लेगी। दूर से आते हुए तो नजर नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे कोई कागज उड़ रहा हो, आड़ी बड़ी हिस्सा लेने वाली। वैसे तो मेरी तुमसे कभी नहीं बनी, लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त की है। भला ये नन्ही सी चिड़िया हमारा क्या मुकाबला करेगी? मुझसे लिखवा लो, ये पक्का हार जाएगी। चिड़िया, तुम क्या सोच के इस मैच में हिस्सा ले रही हो? मेरे पास तुम दोनों की बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं। तुम दोनों कौन सा मैदान मार लोगे, देख लेंगे। तुम दोनों की हरकतों से तो वाकिफ हूँ मैं। भगवान ने चाहा तो मैं ही जीतूंगी। एकदम शांत हो जाओ तुम सब। मैं यहाँ तुम सब पक्षियों की लड़ाई देखने नहीं आया। आराम से लाइन में लग के अपना अपना नाम लिखवाओ और चलते बनो यहाँ से। और हाँ, फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप सबको ग्राउंड में आना होगा और प्रैक्टिस के बाद फ्लाइंग मैच शुरू हो जाएगा। सेठ कबूतर जी, मैंने सब पक्षियों को बता दिया है और अनुसार भी अच्छी तरह समझा दी है। बहुत अच्छे, अब तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयारियां करना होगी। सेठ कबूतर, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। चील और कौवे ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है, वो ये है कि मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करके जीतना होगा। चिड़िया प्रैक्टिस के लिए रोजाना ग्राउंड में चली जाती थी और काफी समय तक प्रैक्टिस करती रहती थी। कौवे, बस तुम्हें नाम लिखवाने का ही शौक था। प्रैक्टिस के लिए तो तुम जाते नहीं हो। अगर प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे तो फ्लाइंग मैच में हार जाओगे और अपनी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी खराब करोगे। नीलो, मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा उड़ता हूँ और मुझे तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो गई है। जो मर्जी बोलो, मुझे कोई प्रभाव नहीं। कौवा सारा दिन प्रैक्टिस की बजाय खूब मजे ले लेकर सोता है। दूसरी तरफ चील का भी यही हाल था। वो भी खुद को हौसला देकर सारा दिन पक्षियों को तंग करने में गुजार देती। समय बीत रहा था। कौवा और चील हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। चिड़िया ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। चल यार, इस फ्लाइंग मैच में थोड़ा ही समय रह गया है। थोड़ी प्रैक्टिस भी कर आओ और वहाँ देख भी आओ कि कौन कौन प्रैक्टिस के लिए आया है। चील ग्राउंड में पहुँचती है तो वहाँ चिड़िया को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगती है। चिड़िया, कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं। हड्डियों के सिवा कुछ भी तो नजर नहीं आता तुम में। जीतने के लिए कितने जतन कर रही हो तुम, आखिर हार ही जाओगी। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं। जो भी बोलना है बोलते रहो। टोकन बाकी पक्षियों के साथ मिलकर फ्लाइंग मैच की तैयारियों में मसरूफ था। समय बीतने के साथ साथ आखिर मुकाबले का दिन आ ही गया। कौवे, प्रैक्टिस तो तुमने की नहीं और तुम जाकर क्या करोगे?
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसा ही कहोगी। तुम अपने पति को अच्छे अच्छे शब्दों में रुखसत करने के बजाय बातें कर रही हो। बुद्धि जरा भी नहीं है तुम में। चील, कौवा और चिड़िया तैयार होकर ग्राउंड में आ गए। फ्लाइंग मैच देखने के लिए सारे पक्षी आए हुए थे। ग्राउंड में खूब रौनक थी। फ्लाइंग मैच देखने के लिए आए हुए सारे पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लाइंग मैच शुरू हो चुका था। चील, कौवा और चिड़िया मुकर्ररा जगह पर आ गए थे। क्यों चिड़िया, तो तुम हारने के लिए तैयार हो क्या? कौवा, चील और चिड़िया ने उड़ना शुरू किया। कौवा और चील शुरू में तो बहुत तेज तेज उड़े, लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण रास्ते में ही थक गए और चिड़िया ने अपनी उड़ान को जारी रखा। चिड़िया चील और कौवे को क्रॉस करके बहुत दूर तक आगे निकल गई और इस तरह से मुकाबले में चिड़िया जीत गई थी। चील और कौवे बहुत समय बाद मुकर्ररा जगह पर आए थे। अब बताओ तुम दोनों, हुई ना तुम दोनों की बोलती बंद। चिड़िया को इनाम में कबूतर सेठ ने घर दिया। चील और कौवा दोनों सर झुकाए खड़े थे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गौरव कभी नहीं करना चाहिए। गौरव करने का हमेशा सर नीचा ही होता है। इस स्टोरी से एक और अहम शिक्षा ये मिलती है, मेहनत और कोशिश से किया गया कोई काम भी असफल नहीं जाता।